पहले तो इस अव्यवस्था के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम लोग जो यहाँ साथी हैं जनसुराज के या मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतने लोगों को यहाँ कमरे में बैठाकर, और कभी लाइन नहीं है, कभी फ़ैन नहीं है, ये हमारे लोगों की गलती है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार बदलाव अभियान के तहत जनसुराज में मैं और मेरे साथी पूरे बिहार में घूमकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अभियान हम लोगों ने छपरा में सिताब दियारा जेपी के भूमि से शुरू किया है, उसका लक्ष्य ये है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए जो नारा, जो प्रयास जेपी ने दिया, उसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन बिहार जहां से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है जो 70 के दशक में थी। 70 के दशक के मुकाबले आपको कुछ ज़्यादा सड़कें दिख रही होंगी, बिजली दिख रहा होगा, कुछ लोगों को तरक्की भी दिखती है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति वही है जो 70 में थी, इसका मतलब ये है कि 70 के दशक में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य बिहार ही था। और आज 50 बरस के बाद, सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये बात हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में बताई है। सिर्फ ये नहीं बताया कि बिहार में समस्या क्या है, ये भी बताया कि इस समस्या से निकलने का रास्ता, उपाय क्या हो सकता है। जब लोगों को बात समझ में आई कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे बिहार में एक नया विकल्प बन सकता है, नई व्यवस्था बन सकती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस विचार को सुनकर, उस प्रयास को समझकर उससे जुड़े, जिसका नाम है जनसुराज। और 2-2.5 साल मैं खुद पैदल चल के हर गांव में गया। करीब 5000 गांवों में हम लोग पैदल गए। साथियों ने अपनी ओर से ताकत लगाई। उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2024 को इस पूरे प्रयास को दलगत स्वरूप दिया गया, जिसका नाम जनसुराज पार्टी है। और 2 अक्टूबर के बाद से पिछले 5-6 महीने में पूरी ताकत उस दल के संगठन को बनाने और उसके विस्तार में लगाया गया है। आज मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा संगठन कोई भी दल नहीं है। ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जनसुराज में जुड़े हैं वो सक्रिय नहीं है, बहुत वो विजिबल नहीं है। ये भी संभव है कि वो इतने बड़े नाम नहीं है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया था। उसके बाद से हर महीने करीब करीब 3 से 4 लाख लोग बजाबता 10 रुपया सदस्यता शुल्क देकर इसका प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। और आज ये संख्या, जनसुराज परिवार की संख्या करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। इतने लोग पूरे बिहार में जनसुराज से जुड़े हैं। हम लोग का मानना है कि ये लोग बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 बरस से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देने की परिपाटी है, उससे निकलकर एक ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जिसमें जाति पाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 400 रुपया के पेंशन के नाम पर समाज को न बांटा जाए, बल्कि यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन की एक व्यवस्था की जाए, जिसमें बिहार में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देश में सबसे अच्छी सुविधा बने। बिहार में अगले 1 साल में, इसको ध्यान रखिए, 1 साल में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाए और यहाँ के बुजुर्गों को
जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन बिहार की कुव्यवस्था की वजह से बर्बाद जिनका हो गया, कम से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीत सके, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था जरूर की जाए। इसी संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है और अभी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मैं हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 छोटी सभा कर रहा हूं। उसी के तहत कल हम लोगों ने औराई में एक सभा की और दूसरी सभा सीतामढ़ी में पुपरी में थी। आने वाले समय में आप ऐसी सभाओं की संख्या को बढ़ते हुए देखेंगे। इन सभाओं के जरिए लोगों को एक बार फिर से जन सुराज की क्या परिकल्पना है, ये विचार क्या है, गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है, लोगों को मैं फिर से याद दिलवा रहा हूँ, उनको संकल्पित करवा रहा हूँ। इस अभियान में भी वोट नहीं मांगा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि जन सुराज को वोट दीजिए। लोगों को एक ही संकल्प दिलाया जा रहा है कि वर्षों की आपकी बदहाली एक झटके में 5 महीने में खत्म हो सकती है, अगर आप ईमानदारी से 2 ही काम करना है। जो जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। इन सभाओं में लोग 2 ही संकल्प ले रहे हैं। पहला संकल्प कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो चाहे हमारे जाति का हो, धर्म का हो, गांव का हो, दल का हो, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरा संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि पहली बार बिहार में लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगा। इस बार हम लोग को दूसरा कोई विषय नहीं चाहिए। पहले बच्चों की शिक्षा और रोजगार हो जाए तो हम लोग बाकी चीजों की चिंता करेंगे। मैंने आगे बढ़कर ये भी कहा है और आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर की धरती पर इसको दोहरा रहा हूं कि चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें गलती हो सकती है। तो अगर जन सुराज का जो उम्मीदवार होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अगर उससे बेहतर व्यक्ति कोई दूसरे दल से खड़ा है, मैं जन सुराज का अगुवा होने के बावजूद कैमरे पर लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर जन सुराज से भी कोई गलत व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको वोट मत दीजिए। आप एक ही संकल्प लीजिए कि बिहार में अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे। यही संकल्प को फिर से घर घर जाकर पहुंचाने के लिए बिहार बदलाव यात्रा हमने शुरू की है। सभी साथियों के सहयोग से आप देख रहे हैं कि ये कारवां बढ़ रहा है, लोगों को भीड़ दिख रही है, मुझे लोगों के आंखों में वो आशा दिख रही है, वो विश्वास दिख रहा है कि शायद बिहार की भी किस्मत अब 5 महीनों में बदलने वाली है। शायद बिहार में भी जिन्होंने सारी विश्वास खो दिया था, जिसका होप खत्म हो गया था, जिन लोगों ने मान लिया था कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी अब ये भीड़ दिखा रही है कि नहीं, हम लोग जातियों में बटा हुआ समाज हमको मानता है, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आएगी, जब बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात आएगी, जब बिहार के सम्मान की बात आएगी, तो हम लोग सारे एक हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे। आपका जो इसमें सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़े। क्या चुनाव से पहले वादा तो बहुत सारी पार्टियां करती है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहे हैं? हाँ, चुनाव जीतने के बाद वो वादा पूरा होता है। जिस प्रकार का कह रहे हैं कि पलायन रोका जाएगा, बुजुर्गों को 2000 का पेंशन मिलेगा। मेरे भाई, आप कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप मुजफ्फरपुर में पत्रकार हैं तो मुजफ्फरपुर में कम से कम 1 महीना तो मैं गांव-गांव पैदल चला हूँ और यहाँ की सभाओं में मैं क्या कहता हूँ आप जरा जाकर उसको भी सुनिए। मैंने कोई वादा ऐसा नहीं किया है कि क्या हो जाएगा। हम तो भाषण की शुरुआत में ही कहते हैं कि अगर आप मेरे बात पर भरोसा करके वोट करोगे तो जैसे आपके साथ पहले धोखा हुआ है वैसे मेरे साथ भी धोखा हो सकता है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलकर वोट करोगे,
हम तो मन से कहते हैं जिसको वोट देना है दो, क्योंकि बिहार में लोगों की लोकतंत्र की जो समझ है उस पर धूल जम गया है। लोकतंत्र में इसका महत्व नहीं है कि वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लोग वोट मोदी को दे रहे हैं कि जनसुराज को दे रहे हैं। महत्व इस बात का है कि आप वोट किस बात के लिए दे रहे हैं। वोट अगर आप मंदिर बनाने के लिए देंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा। वोट अगर आप जाति के जनगणना के लिए देंगे तो आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा। वोट अगर आप बिजली के लिए देंगे तो बिहार में तरक्की की बात नहीं होगी, खाली बिजली का एक बल्ब लटकेगा। तो ये बात समझाई जा रही है। अगर पत्रकार होने के नाते 2 बरस 3 बरस देखने समझने के बाद आपको ये पता ही नहीं चला कि जनसुराज का विचार और प्रयास क्या है, इसीलिए तो बिहार को सुधारने में इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आप खुद को पत्रकार बता रहे हैं, दिन रात अपने को राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने का पुरोधा बने हुए हैं, और आप ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग कह क्या रहे हैं। जो कह रहे हैं उस पर सवाल कीजिए, जो नहीं कह रहे हैं अपने दिमाग में बनाए हुए हैं उस पर सवाल मत कीजिए। क्या सीतामढ़ी में आप गए थे रेप पीड़िता से मिलने के लिए, क्या पुराने भी जाएंगे? सीतामढ़ी में कल रात में गया था। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको बुरी तरीके से विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुर्नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जनसुराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जनसुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले, और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुर्नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था, और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुर्नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जनसुराज ने दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जनसुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेंगे तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जनसुराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई, और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। प्रशांत किशोर जी, संभावी चौधरी ने आपसे सीधा आपको मैदान में आने की बात कही है समस्तीपुर से, और उन्होंने सीधा आपको चैलेंज। सबके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। रह गई बात समस्तीपुर की, तो भाई जनसुराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है,
हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जन सुराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिगहा जाने से डरते हैं, ना सिवान में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है, ये विक्टिमहुड दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा उस जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है, आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जन सुराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया। तो पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहां जाएंगे? दूसरे लोग कहां जाएंगे भाई? और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि तुम 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि 3% से कम, याद रखिए, आप लोग भी पढ़ते उड़ते तो है नहीं, कोई रिपोर्ट आता है तो 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं तो 40 बरस में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया? जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? ये प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे, मुकदमा किए हैं, मुकदमा किए हैं ना, तब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं अशोक चौधरी का क्या औकात है? कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिल के प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा अभी सामने। कल तो उप मुख्यमंत्री भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर हैं पार्टी के भविष्य
चलिए आप मान तो रहे ना कि उभरे हैं। जिस तरह से उभरे हैं, अगर महागठबंधन के घटक दल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, अगर वो चुनाव बिहार में अकेले लड़ती है, तो फिर आपको आपके चुनाव रणनीतिकार है, उस कैसे उसको देखते हैं और कैसे? भाई ऐसा है, अगर आप हमको रणनीतिकार मानते भी हैं तो हम 3 बरस से एक ही रणनीति बना रहे हैं कि बिहार की स्थिति को बदला कैसे जाए। एक ही रणनीति बना रहे हैं कि ये 1200 परिवारों का जो राजनीति पर कब्जा है उसको तोड़ा कैसे जाए। रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहार के लोगों में ये विश्वास कैसे पैदा किया जाए कि बिहार की स्थिति को भी बदला जा सकता है। रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहार में भी देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था अगले 10 साल में कैसे बनाई जाए, और सबसे बढ़कर रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहारियों का खोया हुआ सम्मान कैसे वापस कराया जाए, कैसे बिहार में ये व्यवस्था बनाई जाए कि बिहार का कोई भी बच्चा, इसको याद रखिए, सारी समस्या एक और सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार का कोई भी बच्चा बिहार से बाहर रोजी रोजगार करने के लिए मजबूरी में गाली सुनकर नहीं जाएगा। ये व्यवस्था कैसे बने, इसकी रणनीति बना रहे हैं। दूसरा कोई रणनीति नहीं है, दूसरा कोई दिमाग में प्रश्न नहीं है, और इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। आप देख लीजिए, जो लोकसभाओं में आ रहे हैं, बिहार में जिस नेता को लगे कि वो बहुत लोकप्रिय है, वो जगह चुन ले और हम उसके यहाँ आते हैं। बिना सुरक्षा के आते हैं, बिना सिपाही के आएंगे, बिना हवलदार के आएंगे। उसके क्षेत्र में उससे बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके अगर नहीं दिखाया तो आप बता दीजिएगा कि नहीं भाई, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस बिहार में कोई दल नहीं है, पिछलग्गू दल है। कांग्रेस का बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को गुदा है, राजनीतिक गुदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हो ना डरो मत, तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो, तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट लेने काहे आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति करके देख लो। एक सवाल है कि चुनाव का वक्त है, आने वाला समय में दूसरे दल से किसी जो विधायक सांसद बने हुए हैं वो आपके पार्टी में आते हैं तो उनको टिकट मिलेगा आपकी पार्टी? मेरे भाई, जनसुराज ने पहले तय कर दिया 243 सीट पर लड़ेंगे। जनवरी से लेकर आवेदन हम लोग लेना शुरू कर दिए। बाजाप्ता 21,000 रुपया ले रहे, कोई ये भी नहीं है कि मुफ्त में नहीं, 21,000 रुपया जमा करके लोग आवेदन दिए। जो आवेदक है वो पर टेबल के नीचे नहीं, कमरे में बात के आधार पर नहीं, अपने क्षेत्र में फोटो, बैनर, पोस्टर लगाया है, उस पर लिखा है संभावित उम्मीदवार जनसुराज। क्यों कराई गई है व्यवस्था? ताकि क्षेत्र की जनता देखे कि कौन लोग हैं जो जनसुराज से उम्मीदवार हो सकते हैं। जब सर्वे हो रहा है, हम खुद जा रहे हैं, संगठन के साथी उसमें जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि भैया ये जो 5 आदमी घूम रहा है, इसमें कौन सबसे अच्छा व्यक्ति है। जिसको जनता सबसे अच्छा बताएगी, वो चाहे कमजोर हो या मजबूत हो, लड़ेगा वही जो जनसुराज का हिस्सा है। 2-4 कहीं अपवाद हो जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन 243 में 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जुड़े रहे हैं और जनसुराज के इस विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कमदा लगाए हैं। इतना बात तो बिहार में सब आदमी जानता है कि बिहार में किसी के पास इतना संसाधन, इतना दम नहीं है
कि वो प्रशांत किशोर और जनसुराज के ईमान को खरीद सके। तो जनसुराज में टिकट वही पाएगा जिसको जनता चाहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट आप मान लीजिए। ठीक है भैया, खत्म किया जाए।